औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमैटिक्स P1 एंड P2 ओ लेवल। तो काइनेमैटिक्स में हमने आज 3 चीज़ें पढ़नी हैं। एक डिस्टेंस, दूसरा स्पीड और तीसरा एक्सेलरेशन। डिस्टेंस हम लेंथ को कहते हैं, और इसके यूनिट्स हैं मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर, किलोमीटर मीटर और किलोमीटर। मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान 10 का फ़र्क होता है, सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान 100 का होता है, और मीटर और किलोमीटर के दरमियान 1000 का होता है। एक चीज़ तो हमने बचपन से ही पढ़ी हुई है कि इसमें अगर हमने फॉरवर्ड जाना हो तो हम डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं। फॉरवर्ड के लिए हम डिवीज़न यूज़ करते हैं, और बैकवर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब स्पीड पे आ जाते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स हैं इसके मीटर्स पर सेकंड, और मीटर्स पर सेकंड को हम ms⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, और किलोमीटर्स पर आवर, और हम किलोमीटर्स पर आवर को kmh⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। तो अब एक्सेलरेशन की तरफ जाने से पहले ना हम इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं। इसमें आ जाती होती है यूनिट कन्वर्जन, स्पीड में आ जाती है एग्ज़ाम में, तो हम इसकी कोई पहले यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग। इसमें हमारे पास पहला पार्ट है 36 किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकंड में। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम जो हमारे पास गिवन वैल्यू होती है, यहाँ पे जो 36 है, 36 पर आवर है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे 36 किलोमीटर्स ओवर 1 आवर। ठीक हो गया। इसको हमने 36 ओवर 1 लिख लेना है। अब किलोमीटर्स को हमने जब मीटर्स में करना होता है तो हम इसको करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 36,000। उसके बाद हमने आवर्स को सेकंड्स में करना होता है। अब एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं इंटू 60, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं इंटू 60। आवर्स को हमने करना है सेकंड्स में। तो हम या तो इसको 60 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और या तो हम इसको एक ही बार 3600 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है 36,000 ओवर 3600। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10 मीटर्स पर सेकंड। इस तरह से सॉल्व होना है। अब अगला पार्ट कर लेते हैं। अगला पार्ट हमारे पास आ जाता है 40 मीटर्स पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करना है हमने किलोमीटर्स पर आवर में। तो हम इसको भी उसी तरह करेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे 40 ओवर 1, 40 मीटर्स ओवर 1 सेकंड, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आवर में। अब मीटर को किलोमीटर में करने के लिए हम क्या करते थे, डिवाइडेड बाय 1000। इसको हम कर लेंगे डिवाइडेड बाय
1000। अब सेकंड्स को आवर्स में करने के लिए हम करते थे डिवाइडेड बाय 60, या तो 2 दफ़ा 60 से डिवाइड कर दूँ या फिर एक ही दफ़ा 3600 से कर लेते हैं। अब ये जो दो फ्रैक्शंस हैं ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये हो जाएगा 40/1 मल्टीप्लाइड बाय 3600/1000। ये 0 0 से कट जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 144 किलोमीटर्स पर आवर। अब एक और पार्ट कर लेते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट 48 किलोमीटर्स पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकंड। ठीक हो गया। इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 48/1। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 और आवर को सेकंड्स में करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3600। ये हमारे पास आ जाता है 48,000/3600 और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाए 13.33 मीटर्स पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ गया। एक आखिरी पार्ट कर लेते हैं 30 मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर्स पर आवर। अब एक दफ़ा आप ये वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अब आंसर की तरफ चलते हैं। 30/1 हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब मीटर्स को किलोमीटर में करने के लिए हम करते थे डिवाइडेड बाय 1000 और सेकंड्स को आवर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 3600। अब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये हो जाएगा 30/1 इंटू 3600/1000। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 8.33 किलोमीटर्स पर आवर। अब चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। अब एक्सेलरेशन जो है वो किस चीज़ को रेफर करती है, हमें क्या बताती है? डिस्टेंस जो है हमें बताता था लेंथ, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान का फासला बताता था। स्पीड हमें बताती है कि एक चीज़ कितनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कितने वक्त में कितना फासला सफ़र कर रही है। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमें बताती है कि कितनी जल्दी स्पीड चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन कमेंट्स अपॉन हाउ क्विकली स्पीड चेंजेस। अब ये दो गाड़ियाँ, ये कार ए है, ये 0 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से शुरू हुई और विद इन 5 सेकेंड्स इसने 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड रीच कर ली। अब एक और गाड़ी है, ये कार बी, ये भी 0 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से शुरू हुई और
5 सेकंड्स के अंदर अंदर 5 सेकंड्स में इसने स्पीड रीच कर ली 100 किलोमीटर्स पर आवर की। अब ये कार बी है। अब कार ए और कार बी में, इन दोनों में ज़्यादा एक्सेलरेशन किसकी है? ऑफ कोर्स उसकी जिसने सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ज़्यादा जल्दी स्पीड चेंज की हो, यानी कार बी। कार बी की एक्सेलरेशन ज़्यादा है क्योंकि उसने 5 सेकंड में कार ए से ज़्यादा एक्सेलरेट किया, ज़्यादा स्पीड हिट की है। अब आगे आ जाते हैं। अब एक और गाड़ी है जो 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से शुरू हुई और आफ्टर 4 सेकंड्स ये 50 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी इन 4 सेकंड्स। तो अब इसकी एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड ओवर टाइम। इसमें फाइनल स्पीड है हमारे पास 50, इनिशियल स्पीड है हमारे पास 10 और टाइम है 4। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को थोड़ा मज़ीद डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की ना दो टाइप्स होती हैं। एक होती है बॉडी इज स्पीडिंग अप, और दूसरी है बॉडी इज स्लोइंग डाउन। स्पीडिंग अप में जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, और जब बॉडी स्लो डाउन हो रही हो तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होती है। अब इसकी वोकैबुलरी बता देता हूँ। स्पीडिंग अप में एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ही कहते हैं, लेकिन स्लोइंग डाउन में वोकैबुलरी है, एक तो कहते हैं रिटार्डेशन और दूसरा कहते हैं डिसेलरेशन। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं। पहले मैं यहाँ फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। फॉर्मूलाज, एक तो स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और दूसरा एक्सेलरेशन का इक्वल्स टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड ओवर टाइम। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात, बोथ ऑफ these formulas are not allowed if distance time graph or speed time graph is drawn in the question। ये दोनों फार्मूलाज वहाँ काम नहीं आएंगे
जहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉन होगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमने करना क्या है जब डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉन होगा। पहले तो हमने क्वेश्चन देखना है और अगर उसमें कोई ग्राफ बना हुआ है तो ये लिख लेना है हमने, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन। और इसका हमने करना ये है कि ऊपर इस तरह से एक एरो बना लेना और इधर से एक्सेलरेशन की तरफ एक एरो बना लेना और इधर लिख लेना है ग्रेडियंट और नीचे एक एरो बना लेना और इधर एक एरो बना लेना और इधर लिख लेना है एरिया अंडर द ग्राफ। बेसिकली इसमें लिखा ही होगा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उस ग्राफ में अगर हमने स्पीड फाइंड करनी है एक स्पेसिफिक टाइम में, तो उस टाइम में जो लाइन होगी उसका जो ग्रेडियंट होगा वो स्पीड होगी, और स्पीड टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एक स्पेसिफिक टाइम में, उस स्पेसिफिक टाइम में जो लाइन होगी उसका जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह अगर स्पीड टाइम ग्राफ है और उसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसमें जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो डिस्टेंस होगा स्पीड टाइम ग्राफ में। तो ये इसी तरह क्वेश्चन करके देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन मैंने लिख लिया। क्वेश्चन में जैसे कि हम देख सकते हैं हमें नज़र आ रहा है ग्राफ, तो हमने जैसे ही ग्राफ देखना है हमने ऊपर लिख लेना है DSA, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, एरोज बना लेने हैं, ऊपर ग्रेडियंट और नीचे भी एरोज बना लेने हैं, नीचे एरिया अंडर ग्राफ ये लिख लेना। फिर हमने ग्राफ पे गौर करना है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा एस पे सर्कल करना है, डिस्टेंस टाइम होगा तो डी पे सर्कल करना है। अब आगे आ जाते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 5 सेकंड। अब हमने स्पीड से एक्सेलरेशन की तरफ जाना है, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आगे की तरफ हमारे पास है ग्रेडियंट। 5 सेकंड्स पे देख लेते हैं। अब 5 सेकंड्स ना हमारे पास ये वाला पार्ट है, हमने इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है। हम इस लाइन पे कोई से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट हम ले लेते हैं ये और एक पॉइंट ले लेते हैं ये ऊपर वाला पॉइंट है 5, 12 और नीचे वाला पॉइंट है 0, 0। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हम ये कोऑर्डिनेट्स हम नीचे भी लिख लेते हैं, 5, 12, 0, 0, x1, y1, x2, y2। सही हो गया। अब हम यहाँ पर y2 माइनस y1 लिख लेते हैं, 0 माइनस 12 और x2 0 माइनस x1 5। आंसर आ जाता है 12 ओवर 5, which is equal to 2.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सही हो गया। अब अगर P2 में होगा तो कैलकुलेटर होगा तो आप डेसिमल्स में लिख सकते हैं, अगर P1 में होगा कैलकुलेटर नहीं होगा तो फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। अब आ जाते हैं रिटार्डेशन की तरफ, बल्कि मैं रिटार्डेशन आपको एंड में कराऊंगा। अब पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे आ जाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। अब हमने इस पूरी शेप की जो है ना, इस पूरे ग्राफ का डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखना है। स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस की तरफ जाएं, अगर डी की तरफ जाएं तो हमारे पास आ रहा है एरिया अंडर द ग्राफ। अब हमने इस पूरी शेप का ना एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। तो इस पूरी शेप की बेस कितनी है 30 और हाइट है 12। ये शेप हम नीचे बना लेते हैं। बेस हमारे पास है
30, हाइट हमारे पास है 12, ये हमारे पास आ गया 15। अब ये शेप कौन सी है? ये है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू एच ए प्लस बी। ए और बी जो है ना, ये पैरेलल साइड्स हैं, तो वैल्यूज पुट इन कर लेते हैं। 1/2 इंटू हाइट हमारे पास 12 है, 12 इंटू ए हमारे पास 30 है, प्लस बी हमारे पास 15 है। तो हम इसी तरह हमारे पास आंसर आ जाता है 170 मीटर्स। 170 meters is the distance traveled in this whole journey। अब आ जाते हैं हम रिटार्डेशन की तरफ। रिटार्डेशन इन लास्ट 10 सेकेंड्स। रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन की दूसरी टाइप है, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की दूसरी टाइप है व्हेन बॉडी इज स्लोइंग डाउन। तो हम यहाँ पे स्पीड से जाएंगे एक्सेलरेशन की तरफ। तो हमारे पास आ रहा है ग्रेडियंट, तो 20 पे हम देख लेते हैं कौन सी लाइन है। अब 20 पे लाइन है हमारे पास ये वाली, हमने इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो बेस हमारे पास है, हम इस लाइन पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक ये ले लेते हैं 30 0, और एक ये ले लेते हैं, ये है 20 12। ये नीचे लिख लेते हैं हम लोग 30 0 एंड 20 12। x1 y1 x2 एंड y2। फॉर्मूला लिख लेते हैं ग्रेडियंट का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज़ डाल लेते हैं, y2 माइनस y1 0 ओवर x2 माइनस x1 30। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 12 ओवर -10, which is equal to -1.2 meters per second square। जी, आंसर आ गया हमारे पास। इज दिस द राइट आंसर? नहीं, अभी सवाल है आगे। हमारे पास आंसर है नेगेटिव में। रिटार्डेशन क्या होता है? ऊपर क्या बताया था? नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेगेटिव। अब रिटार्डेशन का मतलब ऑलरेडी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हमें इस साइन की ज़रूरत नहीं है, हमने इसे पॉजिटिव में ही लिखना है। ये हमारे पास आई है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं है ये। रिटार्डेशन इक्वल्स टू 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आया अब आंसर। अब मैं नीचे रूल लिख देता हूँ। रिटार्डेशन already means negative acceleration, so we do not add negative sign when writing answer for retardation। Advanced types। Case 1, पहली चीज़ हमने केस 1 को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसका क्वेश्चन किस तरह से होता है। 1 मिनट दे, मैं क्वेश्चन लिख लूँ। फाइंड द टाइम when the object has traveled
डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर्स। पहली चीज़ तो ये है कि हमने अपना DSA लिख लेना है। D डिस्टेंस, S स्पीड और A एक्सेलरेशन। DSA। आगे जाना हो तो ग्रेडियंट और पीछे जाना हो तो एरिया अंडर द ग्राफ, और वाई एक्सिस पे जो होगा उसे सर्कल कर लेना है। इस केस में हमारे पास S है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फाइंड द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब टाइम तो हमारे DSA में है ही नहीं, लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हैं। हैज़ ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। डिस्टेंस, अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर्स। हम यहाँ पे देखें तो स्पीड से डिस्टेंस की तरफ जाना हो तो हमने क्या करना होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो डिस्टेंस इक्वल टू 300 मीटर्स मीन्स एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल टू 300। ठीक हो गया। अब ऊपर आ जाते हैं। अब हमने फाइंड करना है वो टाइम जिसमें एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल्स टू 300 हो। हमने ना अब यहाँ पे इधर से ग्राफ को ब्रेक कर लेना है। ब्रेक कर लिया हमने। अब यही ट्रायंगल हम नीचे बना लेते हैं। बना लिया। अब इसमें हम लोग बाकी की इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बेस है इसकी हमारे पास 20, हाइट है 12। ठीक है। अब हमने इसका एरिया निकाल लेना है। एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें हमारे पास आंसर आ जाता है 120। अब हमारे पास बाकी क्या बचा है। अब हमने यहाँ पे ना अब एक एस्टिमेटेड लाइन बना लेनी है कि जिसमें जो एरिया है 300 हो टोटल। ये हमने यहाँ पे एक एस्टिमेटेड लाइन बना ली। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो ये जो हमारे पास एस्टिमेटेड रेक्टेंगल आया है ये वाला, इसका हमारे पास एरिया होना चाहिए 300 माइनस 120 इक्वल्स टू 180। अब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए 180। तो अब हमारे पास है रेक्टेंगल की हाइट और एरिया। तो हम इसको एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। अब एरिया हमारे पास होना चाहिए 180 इक्वल्स टू बेस का हमें नहीं पता, हाइट है हमारे पास 12, बेस इंटू 12। अब 12 जो है डिवाइड हो जाएगा, बेस इक्वल्स टू 180 ओवर 12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 290 टाइम्स 180, 6 टाइम्स 12, 245 टाइम्स 90, 3 टाइम्स 6, 1 टाइम्स 3, 15 टाइम्स 45। हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 15 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास बेस है 15, यानी ये जो लेंथ है ना, ये जो लाइन है ये है 15। तो अब हमारे पास इतना भी टाइम है, और हमने वो टाइम भी बताना है जिसमें डिस्टेंस यानी एरिया अंडर द ग्राफ होगा टोटल 300। तो 20 + 15
हमारे पास आ गया आंसर इक्वल्स टू 35। इस तरह से होना है ये। ठीक हो गया, ये था हमारे पास केस 1। अब हमारे पास आ जाता है केस 2। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ज़रा गौर से पढ़ लें। तो क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया और लिखा हुआ है फाइंड स्पीड व्हेन t इक्वल्स टू 7। स्पीड टाइम ग्राफ है। तो जैसे ही हम किसी क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ देखें, स्पीड टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमने यूज़ करना है ds से। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग जो है रीड नहीं कर सकेंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में, केस 2 के क्वेश्चन में हमें ग्राफ नहीं दिया गया होगा, स्केल्स नहीं बने होंगे इस पर, मार्किंग्स नहीं होंगी जिससे हम रीड कर सकें या फिर एस्टिमेट कर सकें। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी हुई है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। इसीलिए हम अब ds से लगा आगे देख लेते हैं। ds से डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन। आगे जाना हो तो ग्रेडियंट, पीछे जाना हो तो एरिया अंडर द ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम स्पीड को सर्कल कर लेते हैं। सर्कल कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड स्पीड व्हेन t इक्वल्स टू 7। अब स्पीड फाइंड करनी है। बताएं अब यहाँ पे हमने आगे जाने के पीछे, हमने ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, क्योंकि केस 2 के क्वेश्चन में हमें जो ग्राफ दिया गया होता है हमने वही वैल्यू ढूंढनी होती है। स्पीड वाला ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमने स्पीड ही ढूंढनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ds से फेल हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं। फाइंड, दोबारा ये पढ़ते हैं। फाइंड स्पीड व्हेन t इक्वल्स टू 7। तो जी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा इधर करके 7, और इधर से इस तरफ होगा। हमने स्पीड फाइंड करनी है तो यहाँ पे स्पीड हम x लिख लेते हैं। तो ये एस्टिमेटली बनाया हमने जी। तो अब सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ साइड पे थॉट प्रोसेस भी लिख देता हूँ। थॉट प्रोसेस। तो पहली चीज़ तो हमारे पास इसमें आ जाती है, ds से फेल्स बिकॉज you don't have to move forward or backward। सही हो गया। अब दूसरी चीज़, नंबर 2, नाउ go back go to the graph and gather coordinates of 3 points on same line। ठीक हो गया। अब हम 3 पॉइंट्स देख लेते हैं लाइन पे। पहला पॉइंट तो हमारे पास हो गया ये 22
दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास ये 0, 12 और तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट कौन सा लेना है? तीसरा पॉइंट है ये 7x। ये हमारे पास हो गए 3 पॉइंट्स। हम ये नीचे लिख लेते हैं 0, 12, 7x और 20 और 2। ये 3 पॉइंट्स ले लिए। अब तीसरा थॉट प्रोसेस नंबर 3, 2 of them are complete, one has an unknown। सही हो गया। ऐसे ही है, दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कंप्लीट है और एक कोऑर्डिनेट में एक करैक्टर जो है वो अननोन है। अब मैं फाइनल थॉट प्रोसेस लिख देता हूँ। नंबर 4, नाउ टेक any 2 gradients and put them equal। ठीक हो गया। अब 2 ग्रेडियंट्स लेने हैं हमने, इसीलिए इनके 2 पेयर्स बना लेते हैं। तो एक हम बना लेते हैं 22 और 0, 12 का, और एक हम बना लेते हैं 22 और 7 और x का। अब इनके ग्रेडियंट्स निकाल लेते हैं। इस पेयर में x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2। ठीक हो गया। इसका ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास ये आ जाता है 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 ओवर 0 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 20 इक्वल्स टू x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ओवर माइनस 13। 7 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 13। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ज़ीरोस कट जाएंगे, ज़ीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/2 इक्वल्स टू x माइनस 2 ओवर -13। 13 वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा -13 इंटू -1/2 इक्वल्स टू x माइनस 2। आंसर हमारे पास आ जाता है 13/2 इक्वल्स टू x माइनस 2। 2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15/2 इक्वल्स टू x, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 7.5। अब आ जाते हैं ग्राफ कन्वर्जन्स की तरफ। अब ग्राफ कन्वर्जन में हमने स्पीड टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है डिस्टेंस
टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो पहले मैं नीचे ग्राफ्स बना लेता हूँ। ग्राफ कन्वर्जन्स में हमने देखने हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो लाइंस होंगी वो डिस्टेंस ग्राफ टाइम में कैसी दिखेंगी। तो लेट्स सपोज एक स्पीड टाइम ग्राफ है, उसमें लाइन है बिल्कुल इसके ऊपर, इसके साथ नहीं एक्चुअली, बिल्कुल इसके ऊपर, ये मैंने साथ बना दिया। इसके बिल्कुल ऊपर अगर लाइन होगी, अगर लाइन पे जैसे पॉइंट होगा, अगर इधर इस तरह पॉइंट हो लाइन पे और लाइन के बिल्कुल ऊपर लाइन हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये लाइन ऊपर कहीं बनेगी, ये नीचे नहीं बनेगी, ये ग्राफ के दरमियान में बनेगी। उसके बाद सीधी बिल्कुल ग्राफ के दरमियान में। उसके बाद अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ में एक सीधी लाइन हो इधर, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये लाइन बनती है इस तरह ऊपर की तरफ। उसके बाद अगर स्पीड टाइम ग्राफ में इस तरह की लाइन हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये लाइन एक कर्व में बनती है ऊपर की तरफ। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ में लाइन इस तरह नीचे की तरफ हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व बनता है नीचे की तरफ। ठीक हो गया। ग्राफ कन्वर्जन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब ये जो मैंने बनाई है ना, ये ग्राफ्स, ये आपने करने हैं मेमोराइज। ठीक हो गया। ये आपने याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ये ग्राफ अगर ना याद हो तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो अब ये क्वेश्चन काट लेते हैं। The diagram is the speed time graph for the first 20 seconds of a journey. Find the acceleration when t equals to 16. अब क्वेश्चन में ग्राफ नज़र आ गया। अब इसका मतलब ये है कि हमने डी एस ए लिख लेना, डी एस ए। आगे जाना हो तो ग्रेडियंट, और पीछे जाना हो तो एरिया अंडर द ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम एस पे सर्कल काट लेंगे। अब हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। तो स्पीड से हम किधर जा रहे हैं, आगे की तरफ, एक्सेलरेशन की तरफ। तो हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट। तो व्हेन टी इक्वल्स टू 16, अब 16 किस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है। इधर ये जो लाइन है, इस लाइन पे, दिस वन। अब हमने इस लाइन का ढूंढना है ग्रेडियंट। इस लाइन पे हम कोई से दो पॉइंट्स ले लेते हैं। तो एक हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। जो नीचे वाला पॉइंट है वो है 12, 0, और ऊपर वाला है 20, 15। अब इसको हम लिख लेते हैं बाहर, इन पॉइंट्स को, 12, 0, 20 एंड 15, यही पॉइंट्स हैं जी। तो अब इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ये हो गया x1, ये y1, x2 एंड y2। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 15/8। ये आ गया जी हमारे पास आंसर। अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स। इस सारे में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, अब स्पीड से हमने जाना है डिस्टेंस की तरफ। किधर जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं हम। तो पीछे की तरफ जाने के लिए हमने क्या निकालना होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अब इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं। तो इसमें एक तो शेप है हमारे पास ये,
और दूसरा हमारे पास है ट्रायंगल। इस शेप को भी हम दो में डिवाइड कर लेते हैं, ट्रायंगल और स्क्वायर में। तो एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, और एक है दूसरा, एक और हमारे पास ट्रायंगल है। तो जो स्क्वायर है उसकी बेस है 6, हाइट है 5। तो जो रेक्टेंगल है, रेक्ट एंगल इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। हमारे पास इसका एरिया आ गया 30। अब ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। ट्रायंगल की हमारे पास बेस है 2, ट्रायंगल बेस हमारे पास 2 है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है हमारे पास ट्रायंगल की 5। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है 5। ये आ गया हमारे पास 5। अब जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी बेस है हमारे पास 1/2 इंटू बेस हमारे पास 8 है, इंटू हाइट हमारे पास 15 है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 60। ये हमारे पास आ गया 60। अब हम तीनों के एरियाज को प्लस कर देंगे। 30 + 5 + 60 इक्वल्स टू 95। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू 95 मीटर्स। हमारे पास दूसरे पार्ट का आंसर आ गया है 95। सही है। अब हम जाते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट है हमारे पास, ऑन द ग्रिड इन द आंसर स्पेस स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द सेम जर्नी। सही। अब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसी जर्नी के लिए बनाना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास काम आएगा ये ऊपर ग्राफ कन्वर्जन्स। तो हम देख लेते हैं पहले। अब जो डिस्टेंस है वो होगा हमारे पास एरिया, जो हमने एरियाज निकाले हैं, और टाइम सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0 से 6 सेकंड्स तक हम एक पहले 0 से 6 सेकंड्स तक एक मार्क लगा लेते हैं, 0 to 6। और हमारे पास एरिया उसका क्या आया था, 30। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 30। ये हमारे पास आ गया पॉइंट। पहले हमने सिर्फ पॉइंट्स मार्क करने हैं। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। टाइम हमारे पास है 8 सेकंड्स और एरिया है 35। अब जो एरिया होगा ना दूसरी शेप का, वो पिछले एरिया के साथ ऐड होके आएगा। मतलब वही 5 नहीं लिख लेना, ये एरिया यहाँ पे हमारे पास है 35। तो टाइम हमारे पास 8 सेकंड्स है और एरिया है 35। तो पहले तो हमने 12 सेकंड्स पे 35 के एरिया के साथ एक मार्क और लगा लेना। इधर से स्टार्ट होगा, दिस इज़ द अदर मार्क, इधर से। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है, क्योंकि 8 से 12 तक जो वहाँ पे एक स्पेस आई हुई या कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल हुआ, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पे 12 सेकंड्स पे 35 के एरिया के साथ, एक डिस्टेंस के साथ। तो ये आ गया हमारे पास 12 सेकंड्स तक का। अब आगे हमारे पास है 12 सेकंड्स से 95 का एरिया, सॉरी 20 सेकंड्स पे हमारे पास है 95 का एरिया। तो यहाँ पे 95 है इधर, सही हो गया। अब हमने जाना है ऊपर ग्राफ पे। ग्राफ पे हमारे पास जो 30 के एरिया है, उधर हमारे पास आ रही है ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इन ओवर द बेस, मतलब इस लाइन से
ज़ीरो वाली लाइन से ऊपर। तो हम ऊपर जाके ग्राफ कन्वर्जेंस जो हमने पढ़ी थी वहाँ पे देखते हैं। तो ये वाला, ये जो है, ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हमारे पास आया हुआ है ये लाइन ऊपर जाती हुई। तो हम नीचे ग्राफ में आएंगे, ज़ीरो से पॉइंट की तरफ सीधी लाइन खींच लेंगे। अब आगे चले जाते हैं, आगे जाके देखते हैं। आगे हमारे पास आ रही है सीधी लाइन नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लाइन थी कर्व, तो यहाँ से हम एक कर्व बनाएंगे। ये हमारे पास आ गया कर्व, कर्व आ गया। अब उसके बाद जब कोई लाइन नहीं होगी, या फिर अगर जो बेस के बिल्कुल साथ होगी लाइन, ये जो पहला वाला पड़ा था, स्ट्रेट लाइन समवेयर इन बिटवीन द ग्राफ, तो हम यहाँ पर जाके 8 सेकंड से 12 सेकंड्स तक एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। Here we go। ये हमारे पास आ गई स्ट्रेट लाइन। मुझे कर्व को थोड़ा स्मूथ कर लें दे जी, और नीचे वाली लाइन को भी इरेज कर देते हैं। जी, तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है सीधी लाइन ऊपर की तरफ। तो सीधी लाइन में हमारा कर्व बन रहा है ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पे आके दूसरे पॉइंट तक ऊपर की तरफ एक कर्व बना लेंगे। ओह, ये तो रेजर खुल गया। ये पॉइंट था हमारे पास, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से हमने ऊपर की तरफ एक कर्व बनाना है। ये हमारे पास बन गया कर्व। ये हमारा हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। अब मैंने बस यही एक्सप्लेन करना था कि ग्राफ कन्वर्जन्स किस तरह से यूज़ करनी है। अब मैं ये भी बताता हूँ कि ग्राफ कन्वर्जन्स हमें नहीं पता होती तो हमने क्या करना था, मतलब किस तरह ग्राफ कन्वर्जन्स ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सीधी लाइन है 6 और एरिया हमारे पास है 30। तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट लगा लिया। अब हमने क्या करना था, यहाँ से सीधी लाइन खींच लेनी थी जैसे कि अभी बनी हुई है। अब आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे आ गया एक और पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करना था, अगर हमें ना पता होता कि एक डाउनवर्ड कर्व आना है इधर, तो हमने क्या करना था, यहाँ से भी सीधी लाइन खींच लेनी थी। और इधर भी अगर हमें ना पता होता, अगर हमें ग्राफ कन्वर्जेंस नहीं पता हो कि यहाँ पे सीधी लाइन आनी, यहाँ पे कर्व ऊपर की तरफ कर्व आना है, तो हमने यहाँ से भी सीधी लाइन खींच देनी थी। तो इसीलिए हमें नहीं पता होता, और इधर तो डाउनवर्ड कर्व भी बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है इधर। इसीलिए वो ग्राफ कन्वर्जेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।